Hello friends, today we are going to discuss about the next topic, that is single cell protein, right? So talking about it, before talking, right, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि वाई इट इज नेसेसरी. ओके, यहाँ पर आप जब बात करते हो ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन, राइट, तो आप देखते होंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट. और ह्यूमन पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली इन इंडिया एंड चाइना. इफ यू सी, वी आर हैविंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, दैट इज इंडिया. तो इस पर हम जब बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनिमल पॉपुलेशन आर इंक्रीजिंग. जैसे इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है, राइट. सो डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है. अगर हम देखें कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट, कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन like सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सीज, ये सब जो है ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से बनते हैं, राइट. कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, पल्सीज एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स, ये जो सब है मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई द डिमांड, राइट. क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है. तो क्या करेंगे? जो डिमांड है फूड रेट की, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज है, मे नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई the demand of food rate with increasing population and animal population. तो फिर अगर आप सोचें कि सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल सब खाना बंद कर दे और मीट की बाजू शिफ्ट हो जाए तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, ऐसा कभी नहीं होने वाला है. आप समझिए कि इफ द शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट, यानी कि यहां पर हम लिख देते हैं शिफ्ट ग्रेन टू मीट, दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्यों? समझते हैं इसको. अगर आपको 1 किलोग्राम मीट प्रोड्यूस करना हो, राइट, 1 kilogram meat production will require approximately 3 to 10 kgs of grains. ग्रेन्स चाहिए आपको 3 से 10 kg, तब जाके कोई हैन के अंदर या फिर कोई एनिमल के अंदर 1 किलोग्राम मीट प्रोडक्शन होगा. यानी कि डिमांड तो ग्रेन्स की फिर बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग मीट का यूज करेंगे उतना ही ज्यादा कंजप्शन किस चीज का होगा? ग्रेन्स का होगा. क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम मीट के लिए आपको कितना? 3 से 10 किलोग्राम ग्रेन्स चाहिए, राइट. सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ प्रॉब्लम, राइट. सो अगर अब हमको इसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा, राइट. सो ऑल्टरनेटिव सोर्स should be searched out for this food demand, right. तो alternative source में एक है single cell protein, right. so our topic is single cell protein. अगर हम समझे कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, तो इट इज अ प्रोटीन रिच बायोमास, राइट, यूज फॉर फूड और फीड, राइट.
तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रोटीन रिच बायोमास, प्रोटीन रिच बायोमास यूज्ड फॉर फूड और फीड। आप समझिए ये हो गया इसका डेफिनेशन। अभी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, राइट। सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन में तो रिच होता है, पर जो फैट का अमाउंट रहता है उसमें लो रहता है, राइट। सो बेसिकली इसका एक इंपॉर्टेंस ऐसा है कि रिच इन प्रोटीन कंटेंट एंड लो इन फैट अमाउंट, लो इन फैट अमाउंट, राइट। दूसरा एक अगर हम देखें, राइट, दैट इट इज मिसलीडिंग, द नेम इज मिसलीडिंग। देखो यहां पर सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि हमको ऐसा लगेगा कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होता होगा, बट इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ, ऐसा नहीं है, इट इज मिसलीडिंग, राइट। आप याद रखिएगा, इट इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये एक हो गया, एक हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि कहाँ पर एक प्रोड्यूस होता होगा। इसके एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं कि किस में ये प्रोड्यूस होता है, राइट। दूसरा एक इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेस रहते हैं। दूसरा उसमें हेवी मेटल्स या फिर टॉक्सिन्स भी होते हैं जिसको हमें रिमूव करना पड़ता है, शुड बी रिमूव्ड, राइट। क्या रिमूव करना पड़ेगा? एक्सेस न्यूक्लिक एसिड, फिर हेवी मेटल्स और एंड टॉक्सिन्स, राइट। तो ये हो गया थोड़ा सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। अभी हम देखने जा रहे हैं इसका एग्जांपल्स। आप समझो कि अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है तो ये इट इज एन वेरी गुड ऑल्टरनेटिव जिसमें से प्रोटीन बहुत सारा मिलेगा, और प्रोटीन जो है इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर आवर बॉडी प्रोसेसेस। सो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। आप जानते हैं कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी इज सफरिंग फ्रॉम हिडन हंगर और माल न्यूट्रिशन, राइट। तो इसमें क्या है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स जो मिलने वाला है हमको, उसमें से प्रोटीन अच्छे अमाउंट में मिले, फैट्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, ऐसा सब चीज़ अगर हमको मिलता है तो इट विल बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, जिससे कि लोग जो हिडन हंगर और माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं वो फिर उनसे बच सकेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं, राइट। जो एग्जाम्पल्स है उसमें हम स्टेप वाइज लेते हैं। सबसे पहले हम फंगाई का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज फंगाई, राइट। फंगाई के अंदर 3 है। एक है कैंडिडा यूटिलिस, दूसरा एक है फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम, जिसके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरियम, राइट। एंड थर्ड वन इज मशरूम। ये आपको मालूम ही होगा, मशरूम आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। इट इज ईटन इन लार्ज अमाउंट। आपको मालूम है कि मशरूम इज नाउअडेज ऑल्सो अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स, राइट। तो ये जो है ईटन अप बाय मैनी पीपल, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो कल्चर है वो आज की डेट में बहुत ही अच्छा एक ग्रोइंग इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो उसके लिए होता है, राइट। सो एज इट इज ईटन अप बाय मैनी पीपल,
इट इज लार्ज स्केल कल्चर, उसका जो कल्चर करते हैं, इज ग्रोइंग इंडस्ट्री। आज की डेट में ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट। ओके, तो ये हो गया फंगाई का। आपको नाम याद रखने हैं। कैंडिडा यूटिलिस जो है एक प्रकार की ईस्ट है, ये याद रखना है आपको, ये एक टाइप की ईस्ट है, राइट। सेकंड इज अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। आपको मालूम होगा साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन आल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन आल्गी। इसमें एक है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, देखिए इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। स्पाइरुलिना जो है या फिर साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलेंगे, उसका एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना, दैट ग्रोज ऑन वेस्ट वाटर ऑफ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट। जहां पर पोटैटो प्रोसेसिंग होता है, उसका जो वेस्ट वाटर रहता है उसमें स्टार्च रहता है, राइट। तो वो स्टार्च को यूज करके भी ग्रो कर सकता है। दूसरा, इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन स्ट्रॉ और मोलेसिस, स्ट्रॉ एंड मोलेसिस, राइट। उसके बाद वो ग्रीन मैन्योर पर भी ग्रो कर सकेगा। और द लास्ट वन इज इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन सीवेज। तो ये सबसे अच्छी बात है, दिस दे कैन बी ग्रोन ऑन कैसी चीजें पर, पोटैटो वेस्ट वाटर ऑफ पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, राइट। इसमें क्या रहेगा, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट में स्टार्च रहेगा, राइट। इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन मोलेसिस, राइट। इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन स्ट्रॉ। ये सब वेस्ट है, ये सब वेस्ट है। और दूसरा, इट कैन ऑल्सो ग्रो ऑन मैन्योर, और इट कैन इवन ग्रो ऑन सीवेज। तो ये एक सबसे अच्छा इसमें से प्रॉफिट हमको क्या होगा, रिड्यूसिस पॉल्यूशन कम करेगा क्योंकि ये सब कंज्यूम करेगा। उसके बाद दूसरा एक एडवांटेज, राइट, इट इज द फूड और द बायोमास जो बनेगा इसमें से, बायोमास कैसा होगा, रिच इन प्रोटीन तो रिच कंटेंट तो होगा। उसके बाद ऑल्सो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मोस्ट एसेंशियल 3 चीजें आ गई, और एक और है विटामिन्स। तो दिस इज गोइंग टू गिव बेनिफिट कि तीनों जो एसेंशियल चीजें हैं वो भी आती है, और चौथा है विटामिन्स, ये भी इंक्लूड हो जाता है। तो दिस इज अ गुड ऑल्टरनेटिव जिससे हम ह्यूमंस का जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का, वो फुलफिल हो सकता है। और विटामिन्स भी आएंगे जिससे कि विटामिन डेफिशिएंसी जो होती है वो भी नहीं होगी, राइट। लास्ट इज बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया है। यहां पर हम लेते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आएगा मिथाइलोट्रॉफस, राइट। दिस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मिथाइलोट्रॉफस। इसका एक बहुत ही एक एडवांटेज है, ये इसका बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो एकदम हाई रेट है, हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इसका ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट है। बायोमास कितना प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस अप टू 25 टन्स
राइट, ऑफ प्रोटीन। तो ये बहुत ही हाई रेट है और ये इसका एडवांटेज है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल सेल प्रोटीन। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो नीट यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो और बोर्ड्स, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है राइट इज अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर। हम अगर सोचें कि जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक डेवलप की आर नॉट एक्चुअली सक्सेसफुल, वो फेल हुई। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है राइट ऑफ फूड रिसोर्स, न्यूट्रिशन, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। तो उसके बाद एक टेक्निक डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। सो बेसिकली व्हाट इज टिश्यू कल्चर, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको हम समझने का ट्राई करेंगे और अल्टीमेटली आप आखिर लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे यू विल बी एबल टू completely understand the topic, right? Now what is tissue culture? Tissue culture is maintenance and growth it is maintenance and growth of plant सेल्स या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन इन सुटेबल कल्चर मीडियम। इन ये सब समझेंगे हम डेफिनेशन का अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे लास्ट में। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा ये सब क्लियर होता जाएगा। इन सुटेबल कल्चर मीडियम, इन विट्रो यानी लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, और दैट इज इन कंटेनर, राइट, दैट इज इन कंटेनर। लेबोरेटरी कंडीशन में इट कैन बी टेस्ट ट्यूब, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब हो सकता है, राइट। अभी समझते हैं, हमने पहले ही डेफिनेशन में लिखा है मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल, यानी कि आपको प्लांट सेल निकालना पड़ेगा या फिर टिश्यू निकालना पड़ेगा या फिर ऑर्गन निकालना पड़ेगा, राइट। पूरा प्लांट तो है नहीं, यहां पर पार्ट ऑफ प्लांट यूज किया है। समझ लो कि जो पार्ट कल्चर होने वाला है कोई मीडियम के अंदर जिसमें न्यूट्रिशन रहा होगा, राइट, दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज एक्चुअली एक्साइज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जहां पर है उसमें से हम निकालते हैं, एक्साइज करते हैं और फिर उसको हम कल्चर करते हैं, और वो जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक्सप्लांट, राइट। तो यहां पर ये जो चीजें हैं उसमें ये क्या बोले जाएंगे, एक्सप्लांट, राइट। क्या है एक्सप्लांट? इट इज पार्ट ऑफ प्लांट राइट एक्साइज्ड फ्रॉम its original location, right, and it is used for culture, and then it is used for culture, and it is cultured, right, that is called as explant. सोच लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टिप आ सकता है रूट या फिर शूट का, रूट टिप हो सकता है, शूट बर्ड भी हो सकता है,
राइट। शूट बर्ड हो सकता है, रूट टिप हो सकता है, शूट टिप हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे एंथर भी हो सकता है, ओव्यूल भी हो सकती है, एम्ब्रियो भी हो सकता है। एंथर, एम्ब्रियो, ओव्यूल, ये सब हो सकते हैं। अभी समझ लो कि ये एक रूट है, ये प्लांट है, और ये जो है वो रूट है। राइट। अभी इस पार्ट को हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि रूट टिप है। राइट, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। द पार्ट विच इज एक्सरसाइज, राइट, समझ लिए कि ये हो गया रूट टिप। राइट, एक्सरसाइज रूट टिप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, जिसको हम कल्चर करेंगे। राइट। अभी सोच लो कि इन 1950s साइंटिस्ट गॉट टू नो वन थिंग। एक बात उनको समझ में आई कि प्लांट सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन्स आर हैविंग कैपेसिटी टू रीजनरेट और टू जनरेट एंटायर प्लांट। राइट, और वो जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंट सेल्स, और जो कैपेसिटी है जो पूरा रीजनरेशन का, उसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि सर्टेन सेल्स आर टोटीपोटेंट और उनमें कैपेसिटी है पूरा प्लांट रीजनरेट करने की। तो यहां पर पार्ट ऑफ प्लांट or cells having capacity to generate entire plants, इसको हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी। समझ ले कि जैसे कोई सोमेटिक पार्ट में से ही अगर बनता है, यहां पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला है, आप समझो। तो द प्लांट्स विच विल बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंटायर प्रोसेस विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वो कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर रिफर्ड एज सोमा क्लोन्स। उसको क्या बोलेंगे? सोमा क्लोन्स। राइट। प्लांट्स, जनरेटेड प्लांट्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। राइट, तो यहां पर हम लिखते हैं जनरेटेड प्लांट्स बाय दिस मेथड विल बी आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दैट इज व्हाई दे आर रिफर्ड एज सोमा क्लोन्स। और दूसरा, दिस विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। राइट, एक साथ ही लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। तो दिस टेक्निक इज रिफर्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन। राइट, सो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपेगेशन। सोमा क्लोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक आइडेंटिकल रहेंगे, किससे? टू देयर पेरेंट्स, एंड दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल? यहां पर लिखा है जनरेटेड प्लांट्स आर आइडेंटिकल। कैसे? जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द टिश्यू। चलिए अभी हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इन विट्रो कल्चर। जब हम इन विट्रो कल्चर करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स।
ऑफ इन विट्रो कल्चर। यहां पर जो सबसे पहला है, फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट। दूसरा जो है वो है एरेशन, और जो तीसरा जो है उसको हम बोलेंगे स्टरीलाइजेशन। वी विल डिस्कस ऑल द थ्री, तीनों हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम। आपको नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, राइट, फॉर डिजायर्ड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का अच्छे से डेवलपमेंट हो इसलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। सो इसमें आएगा कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम, राइट, provides nutrition to explant, provides nutrition to explants, right। क्यों न्यूट्रिशन की जरूरत है? requires, which is required for एक्सप्लांट को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट, अच्छे से डेवलप हो जाए एक्सप्लांट, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो कल्चर मीडियम, राइट, कैन बी सॉलिड और लिक्विड, दोनों हो सकता है, राइट। और क्या चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, मेनली क्या होना चाहिए वो भी हम देखते हैं। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ज्यादातर ये चीजें होती ही है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, राइट। इसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बाद विटामिन रहते हैं, राइट, इस विटामिन। उसके बाद जो कार्बन का सोर्स है और एनर्जी का सोर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज। इट प्रोवाइड्स टू थिंग्स, सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज कार्बन, दोनों का ये एक सोर्स है, समझिए। उसके बाद आपको चाहिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस। अगर हम समझें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी आप पढ़ चुके हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 15 11th स्टैंडर्ड का, राइट। जैसे हमने पढ़े थे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स एज वेल एज एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। यहाँ पर कौन से यूज होने वाले हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्यों चाहिए, पीजीआरस क्यों चाहिए? फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस एज वेल एज सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस नाम से ही मालूम होगा, राइट, सेल डिवीजन से ही इसका नाम पड़ा था, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन एंड ऑर्गन रीजनरेशन। ये सब के लिए चाहिए आपको पीजीआरस, राइट। इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कौन से? ऑक्सिन में भी कौन सा? इट इज 2,4-D, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, राइट। और दूसरा जो है साइटोकाइनिन में आएगा बीएपी, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, राइट। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। ज्यादातर जो कल्चर मीडियम रहता है उसकी जो पीएच रहती है, पीएच, ये हम इट इज 5.7। किसकी? कल्चर मीडियम की जो पीएच, ऑप्टिमम पीएच है वो है 5.7, राइट। ये आपको याद रखना है।
राइट। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड वन, जिसको हम बोलते हैं एरेशन। देख लीजिए, यहाँ पर आपको याद रखना है सुक्रोज और पीजीआर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे एरेशन का। एरेशन एक टेक्निक है जिससे कि वाटर और गैसेस दोनों क्लोज कांटेक्ट में आए। अ टेक्निक टू ब्रिंग द वाटर एज वेल एज द गैसेस इन कांटेक्ट। क्यों? टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया है, डिजॉल्व है, उसको रिमूव करने के लिए, और दूसरा टू ऑक्सीडाइज मेटल्स लाइक आयरन, राइट, देन वीओसीज, राइट। ये सबके लिए एरेशन होना जरूरी है, राइट। इट इज प्रोसेस टू ब्रिंग गैसेस एंड वाटर। यहां पर हमारा मीडियम रहेगा, कल्चर मीडियम, इन क्लोज कांटेक्ट, ताकि क्या हो जाए, टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा टू ऑक्सीडाइज मेटल्स लाइक आयरन एंड वीओसीज, राइट। तो ये हो गया एरेशन, और इससे एयर भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा, और दूसरा कि ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। एरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टरीलाइजेशन, राइट। तो ये जो स्टरीलाइजेशन है वो सबसे क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है इसको। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कॉन्टामिनेशन से बच सकते हैं, राइट। अगर हमारे कल्चर में कॉन्टामिनेशन आ जाएगा तो हमको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड वन इज स्टरीलाइजेशन। स्टरीलाइजेशन में जो हमारा प्रोसेस होने वाला है टिश्यू कल्चर का, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लांट, जो एसेंशियल है। तो एसेंशियल एक्सप्लांट, उसके बाद दूसरा क्या यूज होने वाला है, तो हमने यूज किया था कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडिया, उसके बाद क्या यूज होने वाला है। अगर हम सोचें कि कल्चर मीडिया है और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इन सबको हमें क्या करना होगा, दे शुड बी मेड माइक्रो फ्री, शुड बी मेड माइक्रो फ्री। अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो वो ग्रो करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है। तो सेल तो न्यूट्रिशन लेंगे प्लांट के, पर उससे भी क्या होगा कि दूसरे जो माइक्रोब्स है वो भी न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, राइट। एंड दे विल ऑल्सो ग्रो इन द कल्चर मीडियम। सो बेसिकली वी शुड मेक एवरीथिंग फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टरीलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले इसमें दो टाइप्स, एक है सरफेस स्टरीलाइजेशन, राइट, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्टरीलाइजेशन, राइट। तो जो सरफेस स्टरीलाइजेशन है इसको हम डिस्कस करते हैं। सरफेस स्टरीलाइजेशन के अंदर हम एक्सप्लांट को ट्रीटमेंट करेंगे एंटी माइक्रोबियल केमिकल से, जिससे कि माइक्रोब्स फ्री हो जाए एक्सप्लांट,
right? Explant is generally treated with antimicrobial chemicals to make it free from microbes. तो ये एक है यहाँ पर, explant is treated with antimicrobial chemicals to make it microbe free, राइट? क्या यूज कर सकते हैं हम इसमें, क्या यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले यू कैन यूज सोडियम हाइपोक्लोराइड, केमिकल्स है ये, सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरा ब्रोमीन वाटर यूज कर सकते हैं आप टू मेक इट जर्म फ्री। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट? इट कैन बी यूज्ड बाय इथेनॉल, दैट इज C2H5OH भी यूज कर सकते हो। तो ये सब केमिकल से आप एक्सप्लांट को ट्रीटमेंट दे सकते हो जिससे कि वो माइक्रोब फ्री हो जाए। दूसरा जो एक्सप्लांट है उसका हो गया, अभी दूसरा क्या बचा है? तो जो मीडिया है, वेसल्स है और इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको भी स्टरिलाइज करना है, राइट? सो इन कंप्लीट स्टरिलाइजेशन क्या क्या आएगा? एक्सप्लांट की जगह क्या आएगा? कल्चर्ड मीडिया, देन वेसल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स को भी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन ट्रीटमेंट्स, टू स्टीम यानी ऑटोक्लेव जिसको बोलते हैं हम, जिससे कि वो माइक्रो फ्री हो जाए। फिर ड्राई हीट और बाय अल्कोहल से ट्रीट कर सकते हो आप, और दे कैन बी एंड ऑल्सो फिल्ट्रेशन, सब्जेक्टेड टू फिल्ट्रेशन। तो ये हो गई 3 ऐसी चीजें जिससे कि आप एक टिश्यू कल्चर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। यू शुड कीप the 3 main aspects in mind. This is all about the important aspects. Discussing about the types of explant, जिसमें सबसे पहले है मेरिस्टेम कल्चर। नाम से ही मालूम हो जाता है कि हम एक्सप्लांट में क्या लेने वाले हैं, मेरिस्टेम, राइट? ऐसा एक्सप्लांट सिलेक्ट करेंगे जिसमें पहले से ही सूट मेरिस्टेम हो। लेट्स सी दैट मेरिस्टेम कल्चर एक्सप्लांट को हम सिलेक्ट करेंगे, इज सिलेक्टेड, राइट? जिसमें क्या हो, पहले से हैविंग प्री एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम, प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टेम। समझिए ये है, इसके अंदर शूट मेरिस्टेम पहले से ही है, राइट? इसको हम कल्चर करेंगे, प्लेस्ड ऑन और कल्चर्ड ऑन सुटेबल मीडिया, प्लेस्ड ऑन सुटेबल मीडिया। समझिए कि उसको एक सुटेबल मीडिया पर रखा है, राइट? जो मीडिया है उसके अंदर क्या है, कंटेनिंग BAP बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। इसका एक बेनिफिट है, BAP अगर हम यूज करते हैं तो दिस प्रोमोट्स द एक्सिलरी ब्रांचिंग, and this can overcome एपिकल डोमिनेंस। जो एपिकल डोमिनेंस रहता है प्लांट का, राइट, वो उसको ओवरकम करेगा बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, सो टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ओके, ये हो गया मीडियम के अंदर पीजीआर। नाउ व्हाट विल हैपन,
जब हमने BAP यूज किया है तो इट विल प्रमोट द शूट. सो क्यों कल्चर किया? टू प्रोड्यूस शूट. शूट एक भी डेवलप हो सकता है. देयर कैन बी चांसेस कि मल्टीपल शूट भी डेवलप हो, राइट. सो बेसिकली हमको तो शूट से ही मतलब है, फिर हम इसको एक्सरसाइज करने वाले हैं. एक हो या फिर मल्टीपल हो, एक्सरसाइज करके हम यूज कर सकते हैं, राइट. सो टू प्रोड्यूस शूट. उसके बाद क्या होगा? शूट जब 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाए, राइट, when it grows, when it reaches length of 2 to 3 सेंटीमीटर, इसको हम एक्सरसाइज कर लेंगे. 2 से 3 सेंटीमीटर का हो जाए तो उसको हम एक्सरसाइज करके हम रूटिंग के लिए अप्लाई करेंगे, राइट. शूट एक्सरसाइज to place it on suitable media for routing, राइट. अगर शूट तो पहले से डेवलप हो चुका है, अगर रूट भी आ जाए, दिस विल डेवलप इनटू प्लांटलेट. क्या डेवलप हो जाएगा? प्लांटलेट. जैसे ही प्लांटलेट बनता है और लीव्स आने लगते हैं, जैसे उसके ऊपर फ्यू लीव्स आ गए, तो वी कैन ट्रांसफर इट फॉर हार्डनिंग. ट्रांसफर फॉर हार्डनिंग, राइट. वी कैन प्लेस इट इन soil for hardening. Now this is the a type of मेरिस्टेम कल्चर. क्या उससे बेनिफिट हो सकते हैं? एडवांटेजेस क्या है? अगर हम एडवांटेजेस का सोचें तो जो सबसे पहला है, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, यानी बहुत सारे क्लोन्स हम रैपिडली जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन. दूसरा जो है कि टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स. यहाँ पर पूरा कंडीशन एसेप्टिक रहेगा, तो पूरा स्टराइल होगा, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं है. तो वायरस फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन, एक ये बेनिफिट हुआ. तीसरा, बाय दिस वी कैन ऑल्सो कंजर्व द germplasm, कंजर्वेशन ऑफ germplasm. एंड द लास्ट वन जो कि इंपॉर्टेंट है, क्या है? इसका यूज भी हो रहा है आज, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट. यानी कि कोई दूसरा जीन अगर हमने इनकॉर्पोरेट किया है प्लांट के अंदर, तो दैट इज प्लांट इज रिफर्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट, राइट. सो प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, दिस वी विल स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी. ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे डेवलप करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे डेवलप करते हैं, वो सब बायोटेक्नोलॉजी में आएगा. यही 12th स्टैंडर्ड के अंदर 12, 11 एंड 12 चैप्टर, राइट. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेम कल्चर. ओके, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने जो एक्सप्लांट लिया था उसमें शूट हो, शूट मेरिस्टेम, और उसमें से ही शूट बनेगा, और उसके बाद उसको सब्जेक्ट करेंगे रूटिंग के लिए. सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट टाइप इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर. प्रोटोप्लास्ट कल्चर देखते हैं. समझिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी का टॉपिक है, राइट. पर इसको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे. जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर है उसमें आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, राइट. इसके अंदर जो आता है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, जिसको दूसरा एक नाम है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, राइट.
तो ये जो है इसको हम समझते हैं क्या करना है इसमें, राइट। व्हाट इज द प्रोसेस? इट इज एक्चुअली फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स। ये दो सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन है, राइट। गैमेटिक नहीं, हम बोल रहे हैं सोमेटिक सेल, राइट। तो पैरासेक्सुअल या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक सेल्स। अभी ये सोमेटिक सेल हम कहाँ से ले सकते हैं? और टू स्पीसीज और टू वेराइटी, आप कहीं से भी ले सकते हो, ऑफ टू टाइप ऑफ स्पीसीज और वेराइटी, और जो प्रोडक्ट बनेगी टू फॉर्म क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोमेटिक हाइब्रिड्स, राइट। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करने से क्या बनेगा? सोमेटिक हाइब्रिड्स। नाउ दैट कैन बी यूज फॉर टिश्यू कल्चर। इसको हम यूज कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। समझते हैं पहले कि कैसे फ्यूजन हो सकता है दो सेल का। अगर आप सोचें कि सेल, प्लांट सेल अगर होगा तो उसमें सेल वॉल डेफिनेटली होगा, तो सबसे पहले हमें प्रोटोप्लास्ट निकालना पड़ेगा। भी प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट इज सेल जो होता है माइनस सेल वॉल। अगर आप सेल वॉल को माइनस कर दो यानी निकाल दो तो क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लास्ट, यानी मेम्ब्रेन और उसके अंदर का जो भी लिविंग पार्ट है वो सब, राइट। तो सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। पहला है फॉर्मेशन और ऑफ प्रोटोप्लास्ट या फिर रिमूवल ऑफ सेल वॉल। रिमूवल ऑफ सेल वॉल पहले मैकेनिकल टेक्निक यूज की जाती थी, पर अब तो ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। वी आर यूजिंग नाउ एंजाइमेटिक मेथड। क्या होता है इसमें? फॉर एग्जांपल एक सेल है जो कि ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज से बना होता है प्लांट का? तो वी आर नोइंग सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो क्या करेंगे हम? ये जो सेल वॉल जैसा प्लांट जो सेल है, सेल के साथ जो सेल वॉल है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे एंजाइम से। एंजाइम्स कौन से ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे? दो, जो कि एक है सेल्यूलेज क्योंकि सेल्यूलोज से बना होता है, और दूसरा है पेक्टिनेज क्योंकि पेक्टिन भी होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा? द सेल वॉल विल गेट डाइजेस्ट। तो यहां पर आपके पास क्या बच गया? तो दिस इज द प्रोटोप्लास्ट। ये आपके पास बचा है वो है प्रोटोप्लास्ट, राइट। जब आप प्रोटोप्लास्ट निकालते हो तो फिर उसका फ्यूजन करवाना पड़ता है। तो जो सेकंड स्टेप आएगा वो होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सेकेंड विल बी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। कैसे करेंगे फ्यूजन? तो यहां पर हम फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस या फिर कंडीशन को ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि ये दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो जाए। ऐसा हमें दूसरा भी एक प्रोटोप्लास्ट एक्सट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटोप्लास्ट है, ये एक दूसरा प्रोटोप्लास्ट है। अभी यहाँ पर उनको फ्यूज करना है। अगर फ्यूज करना हो तो एक साथ रखना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम रखते हैं फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस और कंडीशन में क्या आएगा? तो फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस कैन बी NaNO3। दूसरा जो है वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। PEG इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस। तीसरा जो है Ca++ आयंस विथ हाई पीएच हाई होनी चाहिए और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक। ये कंडीशन में ये सब और PEG और
Ca++ और हाई वोल्टेज शॉक। तो ये जो होता है ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक है, याद रखना, ये मैं बोला था पर लिखा नहीं है। नाउ दिस विल कॉज द फ्यूजन ऑफ दिस टू, राइट। ये हो गया प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। उसके बाद क्या होगा, दिस विल फर्दर रिजल्ट इन न्यूक्लियस फ्यूजन। तो जो न्यूक्लियस होंगे वो भी फ्यूज हो जाएंगे और ये जो बना उसको हम बोलेंगे हेटेरोकैरियन और सोमेटिक हाइब्रिड सेल, राइट। दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोकैरियन और सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स। अभी आप समझिए कि इसको क्या करेंगे। दिस कैन बी यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर टू ऑब्टेन, आपको इसमें से क्या मिलेगा, प्लांटलेट मिलेगा, राइट। सो बेसिकली यहां से आपको एक प्लांटलेट मिल जाएगा। नाउ इससे क्या हो सकता है कि आपको ऐसे हाइब्रिड बनाने का एक ऑप्शन मिलता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं हो सकते। अगर आप वैरायटी ही चेंज कर देते, स्पीसीज ही चेंज कर देते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, पर यहाँ पर वो चांस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर पोटैटो एंड टोमेटो का अगर हम फ्यूजन करें तो मिलेगा पोमेटो। क्या मिलेगा आपको, पोमेटो। दूसरा जो है कि ब्रिंजल एंड टोमेटो तो भी आपको मिलेगा ब्रोमेटो, राइट। ये दोनों एक एग्जांपल्स हैं कि जहां जैसे नॉर्मली ये प्रोड्यूस नहीं हो सकते, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर इससे हो सकते हैं। फिर यू कैन ऑल्सो टेक राइस एंड कैरेट, राइट। दिस आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ there are some benefits of this somatic hybridization। एक तो हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, यहां पर एडवांटेजेस लिखते हैं, राइट। जीन ट्रांसफर, फिर जीन ट्रांसफर करवा सकते हैं एक में से दूसरे में। दूसरा है कि ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म, ये तो और नेचुरली है क्योंकि फ्यूजन हो जाएगा। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एलोपोलिप्लॉइड्स। एलोपोलिप्लॉइड्स यानी दो या फिर उससे ज्यादा क्रोमोसोम के सेट हो तो प्रोडक्शन ऑफ एलोपोलिप्लॉइड्स, ये दो बेनिफिट है। और साइटोप्लाज्म ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो है साइटोप्लाज्म ट्रांसफर। तो बेसिकली ये हो गया अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोटोप्लास्ट कल्चर।